अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक हलचल नज़र आ रही है, जहां पहले इस्तीफ़े, अदम एतमाद और गवर्नर राज की गूंज हमें सुनाई दे रही थी, वहां बातचीत, मुज़ाकरात और टेबल पर बैठने की बातें होने लगी हैं, जो बज़ाहिर बहुत अच्छी बात है, जो मुल्की सियासत माहौल के लिए बड़ा खुशाइन बात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर चुके थे, उन्होंने आज हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है। हमारे साथ बैठे और ये सोच लें कि तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा पख्तूनख्वा और पंजाब का, अगर रिजॉल्व करते हैं असेंबलीज। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबलीज रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है। अब नाज़रीन, मुज़ाकरात की इस स्पेस को मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल ने मुस्तरद कर दिया है, जो पेशकश की है इमरान खान ने। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना हो, अगर तहलील होती हैं तो हम भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली जो है वो इसी चीज़ पे मरकूज़ है कि हम असेंबलियों की तहलील नहीं चाहते, मगर अगर फिर भी असेंबलियाँ तहलील हो गई तो इंतखाबात की हमारी मुकम्मल तैयारी है। क्योंकि पंजाब में भी हमने जो कलील अरसा था डिलीवर किया है, इन बाप बेटे की तरह लूट मार नहीं की, डाके नहीं डाले। सवाल ये है नाजरीन कि इमरान खान कल तक PDM हुकूमत को NRO ना देने, मुज़ाकरात ना करने की बात करते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि खासा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए? 8 महीने पहले जब PTI हुकूमत ख़त्म हुई तो इमरान खान ने इसे रजीम चेंज ऑपरेशन का नाम दिया और कबल इस वक्त इंतखाबात का एक एजेंडा लेकर वो सड़कों पर निकले, जिसके लिए मुल्क के शहर शहर, गांव-गांव जाकर उन्होंने सैकड़ों जलसे किए, उन्होंने लॉन्ग मार्च किए और उस दौरान कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। जबकि इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हुआ। कभी अमरीकी साजिश तो कभी इख्तियारात नहीं थे, कभी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो कभी इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया। इमरान खान जहां इत्तेहादी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाते रहे, वहीं उनकी मकबूलियत भी बढ़ती रही और हर तरफ सियासत में वही नज़र आने लगे। अब इस्तीफ़ों के ऐलान के बाद तो गोया हुकूमत को बंद गली में उन्होंने धकेला, क्योंकि जो वज़रा इमरान खान को पहले असम्बलियाँ तहलील करने का मुतालिबा करते थे, वही बाद में असम्बलियाँ टूटने से बचाने के लिए हर हद तक जाने के ऐलान करते नजर आए। हुकूमत असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए मनसूबा बंदी में मसरूफ़ है, जोड़ तोड़ के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। इससे पहले कि मेंबरान असम्बली को ख़रीदा जाता या फिर कोई और फार्मूला लगाया जाता, इमरान खान ने खुद आगे बढ़कर मुज़ाकरात की पेशकश की है, मगर शर्त यह है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी इमरान खान के हवाले कर दी है। लेकिन इस मामले में काफ लीग भी हमें कशमकश का शिकार नज़र आती है। कल मोनिस इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिस पर उन्होंने पंजाब असम्बली की तहलील पर अपनी राय दी और कहा कि अगर हमें चॉइस मिले तो हम आइंदा बजट पेश करना चाहेंगे, और हमने इमरान खान को अपनी चॉइस से मुतालिक भी बता दिया है, मगर फिर भी वो असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। कल एक टॉक शो में मोनिस इलाही ने यह भी बताया कि हमने PTI के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के कहने पर बनाई थी। नाजरीन, परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने PDM से मिठाई खाने के बाद तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाकर पंजाब में हुकूमत बनाते हुए कहा था कि हमने ज़मीर की आवाज़ पर इमरान खान का साथ दिया। मगर मोनिस इलाही के इस बयान के बाद अब सवाल पैदा होने लगे हैं कि ये ज़मीर की आवाज़ थी या फिर किसी की फरमाइश जो आपने पूरी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या असम्बलियाँ टूटने से सारा निज़ाम ही लपेट में आ जाएगा, या हुकूमत इलेक्शन की तारीख देकर इमरान खान को राम करने में ही अपनी आफियत जानेगी। मैं बात करूँगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम राना तनवीर हुसैन साहब, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, कितना सरप्राइजिंग था आज आप लोगों के लिए कि एक ऐसा सियासतदान जो आप लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता था, एक ऐसा सियासतदान जो ये कहता था कि मैं उनसे कैसे बात करूं जिनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, आज इमरान खान साहब उन्हीं लोगों से बात करना चाह रहे हैं जिनके पास इख्तियारात नहीं थे, जिनके साथ वो बैठना नहीं चाहते थे। पहली बार हमने भी आज इमरान खान साहब का जो एक टोन थी, जो उनका लहजा था, उसको नीचे भी देखा, उसको नर्म भी देखा।
तो हम लोगों के लिए तो सरप्राइजिंग था ये खान साहब का खुद से मुज़ाकरात की दावत देना। पहले तो फवाद चौधरी साहब के मुंह से कहते सुना, हमने असद कैसर साहब जैसे लोगों के मुंह से, सीनियर लोगों के मुंह से सुना, शाह महमूद कुरैशी साहब से सुना, खान साहब के मुंह से सुन के आप लोगों को कितना ये लगा, कोई झटका लगा, मजाक लगा, या आप संजीदा ले रहे हैं इस चीज़ को? नहीं शाजिया, मैं आपको बताऊं कि शुरू से अगर इसके करैक्टर देखें, इमरान खान का जो इसका पॉलिटिकल करैक्टर है या एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी करैक्टर है, तो उस पर आप मेरा ख्याल है ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें कोई अजीब नहीं लगेंगी जो ये करता है। हर रोज़ कोई नया चीज़ करता है कि यू टर्न पे उसने अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है, उसके अपने मतलब निकाला हुआ है, उसने इस्लाम में से अपने मतलब निकालता है, मज़हब में से, वो गवर्नेंस के अपने, सियासत में तो मज़हब को नहीं लाना चाहिए, इससे हट के बात करते हैं, नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो निकालता है, उसने इस्तेमाल किया है। वो उसके स्टेज पे एक पता नहीं किधर बात कर रहा, तो पीछे से कहते थे जी ज़रा इस्लाम का मज़हब या इस्लाम का तड़का लगा दें, इसमें थोड़ा टच दें। तो ये हम तो कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, हमारी तो पार्टी है मुस्लिम लीग, और वो बड़ी एक प्रोग्रेसिव किस्म की पार्टी है और उसको कोई नहीं, वो लिबरल है। इसमें तो ये लोग हैं जो इन्होंने एक माहौल जो क्रिएट किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका जो भी आप जिस पे नज़र डालेंगे तो आपको एक बेअसूली, एक जिस तरह एक कोई उसका है ही नहीं कोई असूल या कोई कायदा। चले देर आए दुरुस्त आए, उसूल की बात करते दी, इसको अब आप लोग वेलकम करने को तैयार हैं या नहीं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम शुरू से कहते हैं कि देखिए पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनका जो रास्ता कभी भी वो रिजिड नहीं होते, वो एक ही तरीका होता है कि डायलॉग किए जाएं, जहाँ भी फ्लेक्सिबल हो, और इसी तरह ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा उसको कहा है कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन गैर मशरूत आएँ और आके बात करें, और फिर उसमें कुछ चीज़ें जो भी तय हों। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ इलेक्शन डेट के इशू नहीं है, इसमें जो इलेक्शन इसके अपने मुताबिक बहुत सारे लॉज बनने वाले हैं इलेक्शन रिलेटेड जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन पे उसको बहुत सारे इतराज़ात हैं। ये सारी चीज़ें वंस फॉर ऑल डिसाइड करेगा तो तब आगे जाएंगे, वरना इस तरह इलेक्शन हो भी जाएं तो कल को ये कहेगा मैं नहीं मानता। लेकिन अगर वो असम्बलियां तहलील कर देते हैं, अब समझ में नहीं आ रही है ना, आप लोग इमरान खान की मूव का इंतजार कर रहे हैं या वो आप इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग कहते थे कि हमारे पास तो इन लोगों के मेंबरान से राब्ते हैं, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ये असम्बलियां तहलील करने की नौबत ही नहीं आएगी, हम अदम एतमाद ले आएंगे। उनको देखो तो वो कह रहे हैं कि अब मशरूत कर दिया उन्होंने मुज़ाकरात। तो लगता है कि दोनों तरफ से एक दूसरे की चाल का इंतजार है कि कौन पहले क्या चाल खेलता है। नहीं शादिया, मैं बताऊं ये चीज़ें जो हैं, ये एक पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें नंबर गेम की बात होती है, असम्बलियों में मेजॉरिटी की बात होती है, यह एक मखसूस नंबर है जो जिसका होता है, जो मेजॉरिटी का नंबर होता है। जैसा पंजाब असम्बली में 186 का नंबर है, पाकिस्तान कौमी असम्बली में 176 का नंबर है। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो चलता रहता है, इसके तमाम चीज़ों का हल जो है वो इनमें दिया हुआ है। अदम अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो अदम एतमाद का दिया हुआ है कि वोट नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन है। इसी तरह अगर असम्बली को डिज़ोल्व होती है तो उसका भी तरीका है कि चाहे एक असम्बली हो, दो हो, और दूसरी असम्बलियों के साथ लिंक नहीं है इसका कि अगर ये होगी तो सिंध की भी डिसॉल्व हो जाएगी, अगर पंजाब की होगी तो केपी की। आप लोग तो कह रहे हैं ना, जाहिर है अगर पंजाब असेंबली डिसॉल्व करेंगे, केपी के असेंबली डिसॉल्व करेंगे, आप लोग तो कह रहे हैं कि हम इसमें इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन बात ये है कि हम इलेक्शन नहीं करवा देंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है ना, हो गए करवा दिए। इमरान खान को ये पूरी उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब बाद में अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद कौमी असम्बली के जब इलेक्शंस होंगे, मरकज़ के इलेक्शंस होंगे, विफाक के इलेक्शंस होंगे, तो अगर इमरान खान दोबारा से पंजाब केपीके में अपनी हुकूमत बना लेते हैं असम्बलियां तहलील करने के बाद दोबारा इलेक्शंस होने के नतीजे में, तो क्या आपको इमरान खान की हुकूमतों के नीचे जो विफाकी इलेक्शंस होंगे कौमी असम्बली की सीटों पर, क्या वो आप लड़ना पसंद करेंगे? फिर कल को इल्जामात लगेंगे कि यहाँ पे भी इमरान खान की हुकूमत थी, यहाँ भी धांधली होगी, केपीके में भी इमरान खान की हुकूमत थी, वहां भी धांधली हो गई।
देखिए शाजिया, मेरा हाल है, आप जो ये बातें कर रही हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून के से हट के सारी बातें हो रही हैं। जो ना हमारी ये चॉइस है ना हमारे ऑप्शन है ये। अगर आज KPK और पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं और वो जो कि नहीं वो जीतेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, वो नहीं इलेक्शन जीतेगा, लेकिन अगर वो जीत भी जाता है तो उसका ये हक है कि वो हुकूमत बनाए। और उसी तरह ही हमें इलेक्शन कौमी असम्बली का और बाकी 2 सूबों का जब वो टाइम आएगा तो लड़ना पड़ेगा। उसमें चॉइस नहीं है किसी के लिए कि वो लड़ता है या नहीं लड़ता, या हम कहते हैं ये नहीं, नो। पंजाब असम्बली या KPK की जो भी गवर्नमेंट होगी वो इंटैक्ट होगी। वो असम्बली जो नहीं बनेगी 5 साल के लिए बनेगी और वो चलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सारा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं, ये इंडिया में होता है, ये जहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है UK में, वहाँ भी US में। तो आप लोग ये चाहते हैं कि एक ही वक्त में इलेक्शन हो, जो पाकिस्तान में होता है ना, पाकिस्तान की तारीख है कि एक ही दिन एक ही वक्त जो है ना सब जगह इलेक्शन हो। कभी तो पाकिस्तान की तारीख है इन और कानून के मुताबिक बननी है ना। पहले मैं बताऊं, क्योंकि डिक्टेटर रहे हैं, डिक्टेटर का यही होता था कि इलेक्शन अनाउंस कर दी हो गया। फिर जब 85 ऑनवर्ड इलेक्शन हुए हैं तो उस वक्त 58(2)(b था, आपको याद हो। हाँ जी, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जब डिसॉल्व करता था प्रेसिडेंट, उसकी उस पावर जो 58(2)(b की थी, वो साथ ही गवर्नर्स को कहता कि आप भी डिसॉल्व कर दें। वो और था तरीका। अब वो तरीका नहीं है। अब उसमें दिया हुआ है कि हर असम्बली अपना 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, अनलेस कि कोई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो उसको ही सिर्फ अख्तियार है, सिर्फ और सिर्फ कि वो। हाँ, तो 2 चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं ना PTI के, उनके पास तो इख्तियार है, दे कैन डू ना, वो कर सकते हैं ना। आप मेरी बात तो सुन लें, उनके पास इख्तियार है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर टाइम। तो वो अगर चीफ मिनिस्टर परवेज लाई है, वो डिसॉल्व कर दे सुबह। उनको डर किस चीज का है? हमें ना कोई खौफ है। ये मुझे बताएं, आप खाम खा कह रहे हैं कि जी आप कौन सी को पता पहले को फेंकता है। अगर इन्होंने डिसॉल्व करनी होती, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट डे कहा था ये ब्लफ है, ये नहीं करेगा। आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसने जब ये कहा कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ, वो फेस सेविंग थी कि मैं ये फैसला किया है कि पंजाब असम्बली और KPK मैं डिसॉल्व करूँगा, और साथ ये कह दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर से पार्लियामानी पार्टी से मशवरा करूंगा। तो मैंने कहा कि जी बस ये नहीं करेगा। नहीं, आप लोगों ने धड़ल्ले से ये भी कहा था कि हम लोग तो ये नौबत ही नहीं आएगी, हम अदम एतमाद ले आएंगे। नहीं, ये देखो, ये हमारी कोशिश है कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। एक 5 साल के लिए असम्बलियाँ बनी हैं, तो इनकी अना के इनकी खास पे की बीट ना वो चढ़े। अवाम का मैंडेट है, अवाम ने इलेक्ट किए हुए हैं लोग। अगर ये इनकी पार्टी छोड़ना चाहती है तो छोड़ जाए, लेकिन असम्बली जैसा नेशनल असम्बली काम कर रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अगर ये नहीं बैठे वहाँ पे तो ना बैठे। तो ये बड़े ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल इश्यूज हैं जिनको अभी हमें ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि क्योंकि मतलब कि आप लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बैठे, लेकिन कोई शर्त ना रखें, मशरूत ना करें साथ बैठने को, मुज़ाकरात को इलेक्शन की डेट से। वी बिलीव इन डायलॉग। हम तो सियासी लोग हैं कि हमें रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, हमने तो इसको भी कहा था, जो धांधली की ये पैदावार थी और प्राइम मिनिस्टर बना जब सिलेक्टेड था, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप आगे बढ़ें। लेकिन इसने जो रवैया बनाया अपोजिशन का, वो पॉलिटिकल नहीं था, डेमोक्रेटिक नहीं था, और अपोजिशन के साथ जो सलूक किया वो आपके सामने है। वरना हम तो उस वक्त भी चाहते थे कि हम इसको साथ लेके चलें। लेकिन ये शख्स आज जो कह रहा है कि आप मुझे बताएं, ये तो हाथ नहीं मिलाता था। कहता था नहीं देखनी, ये कहता था मैंने हाथ एक और चीज बताएं, कल जो मोनस इलाही ने आज क्या हुआ है, आज इसको क्या हुआ है मुझे बताएं ना। क्यों कहता है कि मुझे डेट दे? भाई डेट तो कहीं ने पाकिस्तान में दी हुई है, इलेक्शन की डेट है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज ट्वीट कर दिया ना, हम बैठे आए मुज़ाकरात करें 23 अक्टूबर। वो तो आप लोगों ने एक मुंह तो बंद करना था, वो कर दिया। एक और चीज़ मुझे बताएं, कल मोनस इलाही साहब का जो इंटरव्यू आपकी नज़रों से गुजरा होगा, आपने देखा होगा, नहीं तो वो स्टेटमेंट तो आपने ज़रूर सुनी होगी, जो उन्होंने कहा, आप लोगों के लिए कितना सरप्राइज़ था मोनस इलाही साहब का ये कहना कि जब उन्हें दोनों तरफ से ऑफ़र थी, जब अदम एतमाद आ रही थी कि दोनों तरफ से वज़ारत आला की ऑफ़र थी, लेकिन जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। ये चीज़ पहले आप लोगों के नॉलेज में थी या आप लोगों के लिए भी कल ये इंकशाफ था मोनस इलाही साहब के कहने के बाद? देखिए, हमें ये तो यकीनी तौर पे हमें पता था कि इसको कोई टेलीफोन आया है, जब हमारे साथ तय हुई सारी चीज़ रात को,
और सारा प्रोसेस हमने मुकम्मल कर लिया। इनका ये ख्याल था कि बुज़दार कहीं डिज़ोल्व ना कर दे। जब उसको ये पता चलेगा कि अब इनका तय हो गया परवेज़ इलाही के साथ, तो उस वक्त रातों रात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन तैयार की गई, साइन किए गए, और सुबह 9 बजे सेक्रेटरी का दफ्तर खुलवा के खोल रहा उन्होंने। मोहम्मद खान जो है सेक्रेटरी उसका अभी भी वो साथ था सारे इस गेम में, और वहाँ खोल के वो रिसीव कर ली, तो कि ये डिज़ोल्व ना कर सके। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो फिर वहाँ किसी जगह से फ़ोन आया, तो ये बाप बेटा बैठ के गाड़ी में बनी गाला चले गए। और उसको भी किसी ने कहा, इमरान खान को भी, या उसने रिक्वेस्ट की, टेलीफोन आया, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है, हमें उस वक्त भी पता था, हमें शक था किसका फ़ोन आया, लेकिन अब पता चला कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, बाजवा साहब की, कि उन्होंने हमें फ़ोन किया था। तो ये मेरा हाल है, ये अच्छा हुआ है कि उसने क्लियर कर दिया कि किस शख्स का फ़ोन था, लेकिन ये डेफिनेट हमें पता था कि फ़ोन आया और बाप बेटा भाग कर गाड़ी में बैठ के बनी गाला चले गए। तो अब उन्होंने कहा जी बाजवा साहब का फ़ोन था, तो बड़ा अच्छा है, बाजवा साहब ने अपनी विजडम में कि कहा होगा कि आप उधर चले जाएं। अब मैं ये तो परवेज़ इलाही साहब के लिए अभी भी कोई स्पेस है? अभी कोई आप लोग तकिया किए बैठे हैं परवेज़ इलाही पर? अगर आप लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं, दोबारा उनको कुछ उनके साथ लेन देन करने के लिए तैयार हैं आप लोग, या ऐसी कोई सोच है पीडीएम? जो ये सिस्टम है, फिर मैं बार बार पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता हूँ, इसमें कभी भी कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, बातचीत होती रहती है, इसके साथ एडजस्टमेंट होती रहती है। आप इमरान खान का देखें, जो उन्होंने कहा था ये परवेज़ इलाही डाकू है, वो कहता मोहसिन इलाही को मैं वज़ीर नहीं बनाऊंगा। पता कितने साल उन्होंने वज़ीर नहीं बनाया? शायद 2 साल या 2.5 साल नहीं बनाया, कि ये गलत लोग हैं। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता जो वो करता था इमरान खान। उसने कहा एमके वाले कातिल हैं, उसने कहा कि ये चपड़ासी है शेख रशीद। तो ये चीज़ें छोड़ें, ये होती रहती हैं, लेकिन हमारे दरवाजे ये नहीं किसी के लिए बंद होते हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें नंबर गेम करनी होती है पूरे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इस किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मसून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। फवाद साहब, खान साहब ने आज असम्बलियों की तहलील को मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया है, मुज़ाकरात की दावत दी है। कुछ लोगों के लिए तो बड़ी एक ये सरप्राइज़ है कि खान साहब जिन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, और ये कहते थे कि इनसे बात करूँ जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, तो बड़ा सरप्राइज़ भी था लोगों के लिए कि खान साहब ने आज बात की है। अच्छा जेस्चर भी है कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन हुकूमत का एक ही पॉइंट है आज भी, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट को बीच में से निकाल दें फिर बैठें। तहरीक इंसाफ तो तवील अरसे से ये कह रही है कि हुकूमत अगर अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करती है तो हम बैठ के इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इसी बात के ऊपर जो है वो हमारे कई इनफॉर्मल राब्ते भी हुए और अब भी है, और हम यही हुकूमत को कह रहे हैं कि देखें, आपसे ना हुकूमत चल रही है ना मुल्क चल रहा है, मईशत को आपने बिल्कुल जो है वो कमर तोड़ के रख दी है, तो आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप इलेक्शन के ऊपर आमादगी जाहिर करें और बाकी बातें बैठ के तय कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने असम्बलियाँ तहलील करने का जब पिछले हफ्ते ऐलान किया तो पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे थे, इवन मेरे प्रोग्राम्स में भी नून लीग के लोगों ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम आपको आज ये बता रहे हैं, आप ये रिकॉर्ड में रख लें, इमरान खान ने इस बात से यू टर्न लेना है, वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। तो आज वो कह रहे हैं हमने आपसे बिल्कुल ये बात की थी, इमरान खान तो यू टर्न लेने के मास्टर हैं। तो जब असम्बलियाँ तहलील करना आप लोगों के इख्तियार में है तो फिर देर किस बात की, और ये भी जानते हुए कि ये मौजूदा हुकूमत अर्ली इलेक्शन के लिए राजी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब पॉलिटिक्स में हमेशा आप रास्ते रखते हैं, बात करते हैं, और ये तो वो लोग बातें करते हैं ना जिनकी अपनी पार्टीज में कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए है कि मैंने पहले दिन ही जब ये ऐलान किया था तहलील का, उस वक्त ही हमने ये कहा था कि 20 मार्च तक हम चाहते हैं कि अगला इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। और 20 मार्च का मतलब ये है कि 20 दिसंबर तक जो है, 20-22 दिसंबर तक हमारे पास फैसले का वक्त है।
हाँ। और हम चाहते हैं कि 23 मार्च को पहला रोज़ा होगा और कोशिश ये होनी चाहिए कि रमज़ान से पहले हम अपना इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल कर लें। अब हमने आज जो है ये दावत दी है, अगर ये इस दावत के ऊपर जो इलेक्शन ये मुज़ाकरात के ऊपर नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे पास जो दोनों चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो तमाम इख्तियारात हैं वो इमरान खान को दे दिए हैं। पार्लिमानी पार्टी के साथ हमारी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह हम 15 जवाब तो मरियम औरंगजेब ने दिया है ट्वीट करके कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम आपको डेट भी देते हैं, साथ ही उन्होंने 23 अक्टूबर भी लिखा, ये जवाब दिया उन्होंने। मरियम औरंगजेब तो खैर कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। वज़ीर इत्तलात तो है वज़ीर इत्तलात तो बेचारी ऐसी है ना, उसको क्या पता। वो इसहाक डार जो है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ राब्ते में है। अच्छा, वो अपना जब मौक़िफ़ देंगे तो उसको देख लेंगे और अगर 15-16 तक इन्होंने जो ना इंटरेस्ट जाहिर किया तो फिर जाहिर है कि 15 से 20 दिसंबर के दौरान जो है असम्बलियाँ, दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। काफ लीग और पीटीआई के दरमियान मामला ठीक चल रहे हैं फवाद साहब? जो चौधरी शुजात परवेज साहब ने और मोहनस साहब ने दोनों ने बड़ी मैं तो कहता हूँ कि बड़ा क्लियर स्टांस किया है, बड़ा वेरिएबल स्टांस किया है और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि वो इमरान खान के साथ करें। लेकिन कल का मोहनस इलाही साहब का इंटरव्यू आपने जो है वो देखा होगा, आप लोगों की पार्टी के कुछ लोग भी और वो सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के नज़रिए से इत्तफाक करते हैं, उनकी बड़ी ट्विटर पे आज वो बहस भी चल रही थी कि मोहनस इलाही साहब को कह रहे थे कि हम तो ये समझते थे कि आप लोग तो ज़मीर की आवाज़ पर आप लोगों ने इमरान खान का साथ दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपने जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान का साथ दिया है। तो इस पर भी बड़ी वो आपस में आज बहस भी चल रही थी और इस चीज़ पर बड़े एतराज़ात भी उठाए गए। मोहनस इलाही साहब का कल एक गुस्सा भी हमने देखा कि क्यों तहरीक इंसाफ वाले एक ऐसे साबिक आर्मी चीफ के पीछे पड़ गए हैं जिन्होंने दरियाओं का रुख मोड़ दिया आप लोगों के लिए। तो बड़ा कल हमें उनके इंटरव्यू में गम भी नज़र आया, गुस्सा भी नज़र आया। ये ऐसी बात नहीं है, लोगों की ओपिनियंस होती हैं, इसी तरह से मोहनस साहब को भी अपने ओपिनियन रखने का हक हासिल है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने पंजाब की असम्बली तहलील करने का मामला है तो उस मामले में उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान अपनी फैसला करें। और समरी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को दे दिए, तमाम इख्तियारात जो हैं परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पर कुछ साल पहले एक ऐसा वक्त भी आया था जब रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के हमले हो रहे थे। एक दिन भी शायद ऐसा नहीं होता था जब कहीं से दहशतगर्दी के किसी वाक़े की खबर नहीं आती थी। बच्चों के स्कूल, ख़वातीन के बाज़ार और नमाजियों की मस्जिदें, कुछ भी महफूज नहीं था। यहाँ तक कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी दफातर को भी निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन फिर ये कौम उठी और हज़ारों कुर्बानियाँ देकर बता दिया कि ये ज़मीन हमारी है। एक बार फिर दहशतगर्दी का फितना सर उठा रहा है। गुज़श्ता 1-2 हफ्तों में हम देख रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लगभग 16 हमले किए हैं और इसके अलावा मज़ीद हमलों का ऐलान भी किया है। बाकायदा ऐलान करके हमले हो रहे हैं, ऐलानिया हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में TTP की कोई बाकायदा आमाजगा तो नहीं है क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद उन्हें पाकिस्तान से बाहर धकेल दिया गया था। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान के इलाकों में उनके ठिकाने तो मौजूद हैं, जैसे पक्तिका, पक्तिया, नूरिस्तान और कुन्नड़ के पहाड़ी इलाकों में अभी भी 7 से 8 हज़ार तालिबान जंगजू मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन मौका देकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। नाज़रीन, पिछले साल अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद तालिबान हुकूमत की अवलीन तरजीह थी कि उनकी ज़मीन किसी भी हाल में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और इसी पॉलिसी को लेकर उन्होंने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने वाली तहरीक तालिबान को भी एक मौका देने की कोशिश भी की और ख़बरदार भी किया और रियासत पाकिस्तान को सालिसी और जंग बंदी कराने की ऑफ़र दी, जिसे गुज़श्ता तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कबूल करके मुज़ाकरात भी किए गए थे और उन मुज़ाकरात की सालिसी
अफगान तालिबान ने की, जिनमें अफगान वज़ीर दिफा सिराजुद्दीन हक्कानी नुमायां रहे। इन मुज़ाकरात के दौरान साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद का भी बहुत जिक्र होता रहा। इसके अलावा मुख्तलिफ वफूद और कबायली जिरगे भी गए। मुज़ाकरात के नतीजे में तालिबान ने जंगबंदी का ऐलान भी किया था, जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी समझा गया था। ये मुज़ाकरात जारी थे कि उस दौरान अफगान तालिबान के एक अहम कमांडर और मुज़ाकरात के अहम रुकन उमर खालिद खुरासानी को उनके साथियों में समेत अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनके बारे में बताया जाता था कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हक़ में कभी नहीं रहे थे। लिहाजा खालिद खुरासानी के कत्ल ने इन मुज़ाकरात की कामयाबी का जो एक तासुर था उसको तक़वियत दी। लेकिन एक बार फिर दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। कलअदम TTP ने जंगबंदी का मुआहिदा ख़त्म करते हुए मुल्क भर में एलानिया हमले शुरू कर दिए हैं। इस ऐलान के फौरी बाद 2 रोज़ पहले बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाले पुलिस एहलकारों के एक ट्रक पर TTP ने खुदकुश हमला किया। इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 23 ज़ख्मी हुए। बलूचिस्तान में हालिया हमले की जो जिम्मेदारी है ये TTP के कबूल करने के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह TV पर आए और कलअदम तंजीम के हवाले से अपनी पॉलिसी उन्होंने कुछ ऐसे बताई। दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और TTP की तरफ से उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना जो है ये भी बहुत ही अलार्मिंग भी है और काबिल मजम्मत भी है। और इसमें हमारे हमसाया बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान, उनके लिए भी ये बात जो है लम्हे फ़िक्रिया और परेशानी का बायस होनी चाहिए कि TTP अगर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस न सिर्फ पाई जाए बल्कि जिम्मेदारी भी कबूल करे तो ये इंतहाई जो है वो इस खित्ते के अमन के लिए जो है एक ख़तरनाक चीज़ है। पहले भी TTP के साथ नाज़रीन कई बार बातचीत शुरू हुई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। शायद इसकी एक वजह तहरीक तालिबान का कोई एक ग्रुप या एक कमांडर का ना होना है। चंद साल पहले तक इस कलअदम तंजीम के लगभग तकरीबन 65 ग्रुप थे। एक के साथ बात होती तो दूसरा कोई कार्रवाई कर देता था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसे जंगबंदी की वायलेशन तस्वुर करती। हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी और गैर एलानिया हमले और अब एलानिया हमले जारी हैं। क्या वाकई मुज़ाकरात का अमल नाकाम हो चुका है या अभी भी कुछ हो सकता है, या जो मौजूदा हुकूमत है वो मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है, पॉजिटिव जेस्चर नहीं है। जब से ये हुकूमत बदली है तब से ही ये हमले जो हमने देखा है ये शुरू हुए हैं। मैं बात करूँगी, मुझे अफ़गान उमूर के माहिर रुस्तम शाह महमूद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, हमने देखा 2 रोज़ पहले कलअदम तहरीक तालिबान के जानिब से एक बयान जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि तहरीक तालिबान के शोबा दिफा तहरीक के तमाम लीडर्स को ये हुक्म जारी करती है कि हाल ही में ज़िला लकी मरवत समेत मुख्तलिफ इलाकों में अस्करी इदारों की जानिब से ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए आप भी मुल्क भर में हमले कर सकते हैं। इस साल हमने देखा कि जून के महीने में एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी की गई थी। अब इन एलानिया हमलों के ऐलान के बाद ये तस्वुर किया जाए, ये समझा जाए कि अपने ताईं जो तालिबान हैं ये जंगबंदी का जो एक मुआहिदा था गैर एलानिया, इसको ख़त्म कर चुके हैं। देखिए, फिलहाल तो ये मुआहिदा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब उसको दोबारा आपने रिवाइव करना होगा और रिवाइव करने से पहले हुकूमत को अपनी पॉलिसी बनानी होगी। बदकिस्मती से पिछले 5-6 महीनों में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इतना वक्त ले रही है कि हुकूमत बाज़ बॉर्डर इश्यूज़ पे, बॉर्डर मैनेजमेंट की इश्यूज़ पे, तहरीक तालिबान की इशू पे उनके पास शायद वक्त भी नहीं है या उनकी प्रायोरिटी नहीं है, जिसका खमियाजा अब आवाम को भुगतना होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि तहरीक तालिबान को ये तासुर मिल रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। उन्होंने 3 मुतालबे किए थे। पहला मुतालबा उनका ये था कि उनके जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए। दूसरा मुतालबा उनका ये था कि जो मिसिंग पर्सन हैं उनका हिसाब किताब दिया जाए। और तीसरा मुतालबा उनका ये था कि जो ट्राइबल एरिया की हैसियत है
उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को दोबारा रिस्टोर किया जाए। ये 3 बड़े मुतालबे थे और ये कुछ हुकूमत के लिए मानना कुछ आसान काम नहीं था, क्योंकि ये तो अब अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हुकूमत के लिए ये कदर मुश्किल था कि लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात को तो जारी रखना चाहिए था, उनको ये तासुर देना चाहिए था। क्या ये हमले एक पैगाम भी हो सकता है या सवाल भी हो सकता है जो हमारे फौजी जो सरबराहान की तब्दीलियां हुई हैं कि वहां से पूछा जा रहा हो कि अब पॉलिसीज क्या है, नए आर्मी चीफ आए हैं, नई तब्दीलियां हुई हैं, जाहिर है पॉलिसीज भी बदलती हैं, तो ये भी उधर से पूछा जा रहा है कि आप अब हमें बताएं कि अब पॉलिसीज क्या हैं हमारे मुज़ाकरात को लेकर। ये भी एक वजह है और दूसरी वजह ये भी है कि तहरीक तालिबान वाले जो अफगान तालिबान हैं उनकी वो दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि उनके पास गिली शिकवे हैं। यहाँ की जो बॉर्डर मैनेजमेंट है कि उसमें ये होता है कि आप 2-2 महीनों के लिए वीज़ा देते हैं लोगों को, और उसके बाद जो ट्रक्स वगैरह हैं उनको 6-6 दिन रखते हैं, वो सामान ख़राब हो जाता है, आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आपने बॉर्डर को फेंस कर दिया है, जिससे जो कबाइल हैं, एक कबीला जो है वो आधा इस तरफ है आधा उस तरफ है, उनका आना जाना और उनके दरमियान तिजारत वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये कुछ उनके मुतालिबात हैं, गिले शिकवे हैं अफगान तालिबान के, तो इसलिए वो सरगर्मी नहीं दिखाई दे रहे थे, नहीं वो शो कर रहे थे जो उनसे एक्सपेक्टेड था। इस बात पे हुकूमत को ये चाहिए था कि अपना एक रोबस्ट बड़ा एक विगरस एक इनिशिएटिव लेते, तालिबान को अफगान तालिबान को एतमाद में लेते और उनसे ये कहते कि आपका तो ये दावा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट आउटफिट के लिए वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये अप्लाई करता है तहरीक तालिबान पर भी, दाइश पर भी, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर भी। तो ये जो लोग हैं पाकिस्तान में जो हमले कर रहे हैं, इनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि उनको आप वहाँ आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान से निकाल दें। बदकिस्मती ये है ये अफगान तालिबान की मदद के बगैर नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि उनको इंगेज करके कार्रवाइयां करके वहां से निकाल दें, तो सवाल तो फिर यही है कि ये सब कुछ अफगान तालिबान की मर्जी के बगैर, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन वो जो तावन चाहिए, तावन जो मतलूब था वो हमें नहीं मिल सका, और जो हुकूमत की तरफ से जो इंटरेस्ट थी, जो वो एम्फसिस था, वो भी नज़र में नहीं आया। तो इसलिए दोनों तरफ से कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान को अब ये एक फैसला करना पड़ा कि हम इस मुआहदे से निकल रहे हैं। एक ही वजह अब आप देखिए रुस्तम शाह साहब, पॉलिटिकल इतनी हलचल है कि सियासतदानों को अब इस चीज की पड़ी हुई, इंतखाबात होने हैं नहीं होने हैं, कब इंतखाबात में जाना है, तो इस हुकूमत के पास, पीडीएम के पास अब लगता है कि प्रायोरिटी भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? कैसे आप दोबारा से मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं? कैसे अब इनको आप इंगेज कर सकते हैं? कि जाहिर है आगे जब पॉलिटिकली आप हमारे सियासतदानों को जल्द से जुलूस भी करने हैं, बड़ी बड़ी कैंपेन शुरू होनी है, और ऐसे में ऐसी धमकियां हमलों की और एलानिया हमले हो भी रहे हैं, सिर्फ धमकियां नहीं है, तो बड़ी एक स्ट्रेंज और बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान में। देखिए, फौरी तौर पे आपको ये चाहिए कि आप अफगान तालिबान को एतमाद में लें, उनसे कहें कि हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है और उनकी मदद के बगैर ये काम हो नहीं सकेगा, इसलिए वो ऑन बोर्ड हो जाएं और एक वफद वहाँ भेजा जाए जो कि तालिबान के साथ, तहरीक तालिबान के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें, और उनको ये बता दिया जाए, वाज़े कर दिया जाए कि ये मुतालिबात, ये जो नेगोशिएशन है, ये सीरियस हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सॉल्व करना चाहती है, रिजॉल्व करना चाहती है, जो मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करना चाहती है, ताकि उनके दिल से ये जो शकूक शुबहात हैं निकल जाएं कि पाकिस्तान वाले जो सिर्फ वक्त ज़ाय कर रहे हैं और वक्त गेन कर रहे हैं
और जो मुतालिबात हैं उन पे वो गौर नहीं करे या हुकूमत उससे बाहर है। पहली दफा तो नहीं हुआ कि मुज़ाकरात शुरू हुए और मुज़ाकरात खत्म हो गए और जंगबंदी का जो मुआहदा था वो खत्म हुआ। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे हुआ कि मुज़ाकरात शुरू होते रहे, फिर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती थी और दोबारा से जो है वो हमले शुरू हो जाते थे। क्या इसकी वजह सिर्फ एक है कि तालिबान की तरफ से जो मुतालिबात रखे जाते रहे हैं या रखे गए हैं वो मानना मुमकिन नहीं है? क्योंकि बारहा हमारी भी बहुत से जब माहिरीन से भी बात होती है, पॉलिटिशियन से भी बात होती है, तो हमेशा मुतालिबात पर बात होती है कि इतना आसान नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए तालिबान के मुतालिबात को मानना। तो रुकावट सिर्फ तालिबान के मुतालिबात हैं या पीछे कुछ और वजूहात भी हैं? पीछे कुछ और वजूहात भी हैं। उनकी वजह एक तो यह है कि पाकिस्तान में पावर सेंटर्स बहुत हैं। तहरीक तालिबान को समझ नहीं आ रही थी कि किससे बात कर लें और पॉलिसी पाकिस्तान में कौन बनाता है, कौन एग्जीक्यूट करता है। ये जो वफूद आ रहे हैं, आया इनके पास कोई इख्तियार है भी कि नहीं, आया सिविलियन हुकूमत के पास कोई इख्तियार है या सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पास है। ये भी फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे थे और अब भी ये फैक्टर्स हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी क्लियर पॉलिसी अब होनी चाहिए और ये डाउट्स दूर करने चाहिए कि पाकिस्तान में पावर सेंटर बहुत हैं। कम से कम वाइटल जो इश्यूज हैं, जो बॉर्डर के इश्यूज हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, उन पे तो एक पॉलिसी होनी चाहिए और एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसको एक्सिक्यूट करने के लिए एक वाज़े पॉलिसी फार्मूलेट करनी चाहिए ताकि उनके दिमाग से भी ये शुकूक शुबात निकलें और क्लैरिटी भी आए कि पाकिस्तान क्या चाहता है, किस हद तक जाने के लिए तैयार है, मुतालिबात किस हद तक वो तस्लीम कर सकते हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं अगर वो तस्लीम नहीं कर सकते पाकिस्तान की हुकूमत तो क्या क्या मुश्किल, क्या क्या रुकावटें हैं। जब उनको ये समझ आ जाए तो हो सकता है कि वो ऑन बोर्ड आ जाए और उसके बाद हमसे कोऑपरेट कर। वो भी तंग है वहाँ पे, क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत कंसोलिडेट कर लेगी अपने आप को तो उनके लिए फिर वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ प्रॉब्लम यह है कि पुलिस फोर्स डिसइंटीग्रेट हो गई है, आर्मी वहाँ डिसइंटीग्रेट हो गई है, नहीं है। तो इस वैक्यूम से वो फायदा उठा रहे हैं। उनका मैनेजमेंट बड़ा कमजोर है बॉर्डर एरियाज पे, उससे वो फायदा उठा रहे हैं। अगर उनकी हुकूमत कमजोर मजबूत हो जाती है तो फिर उनके लिए वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर उमूर रुस्तम शाह महमूद साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।